पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी जो है मेन कारण था इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स के पीछे। इसने जो है बहुत ही ज्यादा एक ह्यूमिलिएट करने वाली, एम्बैरेस करने वाली जो हार होती है वो झेली वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके सारे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था और इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक भी सिंगल पार्टी नहीं बची थी पूरी जर्मनी में जो कंट्री को चला सके। इसके साथ साथ एक डर था कि जर्मनी जो है वो खतरा है वर्ल्ड के लिए एक बार फिर से, अगर वो मिलिट्री पावर के तौर पर उभर कर आता है। इसीलिए जो हारा हुआ जर्मनी था उसको डिवाइड कर दिया गया 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स में। पहला था सोवियत रेड आर्मी, जो कि लेटर फेज में आया वॉर के। उसने कैप्चर किया ईस्टर्न पार्ट्स जर्मनी के। तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये ईस्टर्न जर्मनी जो है वो इनके कंट्रोल में रहेगा, जबकि ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका जो है वो कंट्रोल करेगा साउथ वेस्ट साइड जर्मनी का। फ्रांस कंट्रोल करेगा उसका एरिया नियर फ्रांस जो उसके पास में है वहां का, जबकि ब्रिटेन कंट्रोल करेगा एरियाज जर्मनी के वो वाले जो कि बॉर्डर कर रहे हैं बेल्जियम और हॉलैंड को। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अब सोचना शुरू किया कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट का। इसके बीच में एक एटमॉस्फेयर जो है शंका का और जो कहते हैं ना आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है, ये दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में वैसे ही शुरू हो गया था। तो अमेरिका और जो बाकी और यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी स्टैब्लिश किया। इसको ज्वाइंटली एडमिनिस्टर किया जा रहा था अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। वही दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भी डिक्लेयर करा ईस्ट जर्मनी को कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी। इसलिए वॉर के बाद से दोनों ही इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए। एक हो गया वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक जो था और एक ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट था। अब क्योंकि जर्मनी के 3 वेस्टर्न सेगमेंट्स जो है वो एक थे, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स जो बर्लिन के थे वो भी एक थे। इस रिएक्शन में सोवियत यूनियन ने अप्रैल 1948 में डिक्लेयर किया बर्लिन ब्लॉकेड। इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा तनाव हो गया सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। बाद में एक हाई और 42 किलोमीटर लॉन्ग वॉल जो है जो कि सेपरेट कर रही थी वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन को, उसको बनाया गया। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश करी। हजारों की संख्या में जो ईस्ट जर्मन सिटीजन्स थे कि वो जंप करके जो है यहाँ ना आ जाए जो फ्री एटमॉस्फेयर है वेस्टर्न जर्मनी का। कई लोगों की इसमें अपनी जानें भी चली गई ऐसा करने के लिए। लगभग 4 से ज्यादा दशकों में वेस्टर्न जर्मनी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। एक्सपर्ट्स मानते हैं इसे जर्मन मिरेकल। कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला इकोनॉमिक कंडीशन में ईस्ट जर्मनी के। ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसने सारी होप्स जो थी लोगों की वो कुचल के रख दी। पॉलिटिकल फ्रीडम की जो उनके मन में थी या जो तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसको जो है कुचल के रख दिया। 1990 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे चेंजेस जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुए। कई कारण थे, जैसे कोल्ड वॉर सुपर पावर्स के बीच में वो खत्म हो गया। उस समय जो है क्रैक्स देखने को मिले थे जो सोवियत यूनियन टूट नहीं सकता था, उसमें भी जो है क्या कहते हैं टूट देखने को मिली। अल्टीमेटली सोवियत यूनियन टूट गया। नतीजा क्या हुआ कि 3 अक्टूबर 1990 को दोनों ही जर्मनी जो है वो फिर एक हो गए। लोग थे उन्होंने जर्मन वॉल तोड़ दी जो कि सिंबल था जर्मन डिवीजन का। लोग मानते थे कि ये जो डिमोलिशन है बर्लिन वॉल का ये जो है एक तरह से एंड है कोल्ड वॉर एरा का, और उन्होंने इस ओकेजन को खुले दिल से सेलिब्रेट भी किया। आज की डेट में जो यूनिफाइड जर्मनी है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर माना जाता है यूरोप के अंदर। 1990 के बाद से बहुत ज्यादा कोशिशें करी जा रही हैं कि वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन बना रहे। क्या कहते हैं पिछले दशक में जैसे था वैसे ही वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन बना रहे। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट और लीडिंग नेशन जो है वो जर्मनी है यूरोपियन यूनियन के अंदर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। लास्ट डिकेड में 20th सेंचुरी के जो सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी जो लिबरल पॉलिसी थी उसके कारण सोवियत यूनियन जो रशिया था उसकी एक तरह से टूट हो गई, उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होना ये अपने आप में एक पीरियड माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मिखाइल गोर्बाचोव जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने थे सोशलिस्टिक साइड से 11 मार्च 1985 को। इनका एक लिबरल तौर पे एटीट्यूड था।
रशिया ने काफी तरक्की करी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, यहाँ तक कि इन्होंने कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली कि वो कम्पीट कर सके सुपर पावर्स जैसे अमेरिका है उनके साथ। गोर्बाचोव ने 2 नीतियां अपनाई, एक थी ग्लानोस्ट और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। इस तरीके से गोर्बाचोव ने इंट्रोड्यूस करे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बजाय सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल के, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था कम्युनिस्ट पार्टी का। इस वजह से जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी थी या जो रेड आर्मी थी वो कमजोर पड़ने लग गई। 1990 में प्रोसेस था जो डिसइंटीग्रेशन का सोवियत यूनियन का, उसकी शुरुआत हुई। एंड तक आते आते 15 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए और डिसइंटीग्रेशन जो है सोवियत यूनियन का खत्म हुआ दिसंबर 1991 में। इंडियाज कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अब इंडिया का क्या योगदान है इंटरनेशनल लेवल पे? इंडिया ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दिया है इंटरनेशनल लेवल पे अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान और यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडिया ने हमेशा विरोध किया इंपीरियलिज्म का, यानी जो साम्राज्यवाद था या सामंतवाद जो कहते हैं, कॉलोनियलिज्म का जो ब्रिटिशर्स ने कर रखा था, जो अपनी कॉलोनीज जो है दूसरी कंट्रीज में बसा रहे थे, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो जैसी कुरीतियां हैं इनका हमेशा से विरोध किया। इसने सपोर्ट किया मूवमेंट्स को, जो ऐसे मूवमेंट जो इन इविल्स का विरोध कर रहे थे। इंडिया हमेशा एक्टिव रहा फॉर्मेशन में यूनाइटेड नेशंस के और अब भी एक्टिवली इन्वॉल्व है उसकी सारी एक्टिविटीज में। इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अपनी मिलिट्री को जो है वो भेजा ताकि सपोर्ट किया जा सके यूनाइटेड नेशन के एफर्ट्स को मेंटेन करने में पीस और सिक्योरिटी इंटरनेशनल तौर पे। इंडिया ने काफी ज्यादा प्रशंसनीय तौर पे काम किया, अपने मिलिट्री ट्रूप्स को भेजा कंट्रीज में जैसे गाजा, साइप्रस, कॉन्गो, श्रीलंका, जब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इंडिया ने हेल्प करी काफी एक्टिवली पीस मेंटेन करने में, और ये हमेशा से जोर देता आ रहा है कि हमें डिसआर्मामेंट की जरूरत है ताकि हम दुनिया में पीस और सिक्योरिटी हासिल कर सके। इस इश्यू में उसने जो है लीडरशिप भी ली डिबेट्स में जो वर्ल्ड में हो रही थी, और साथ ही साथ यूजफुल अपने सजेशंस भी दिए। इंडिया ने एक्सप्रेस किया कि जो डिजायर होता है पूरी ह्यूमैनिटी का, एक इच्छा है पूरी ह्यूमैनिटी की पीस के लिए, वो जो है हमें मिल सकती है। एक प्रपोजल जो उन्होंने रखा कि टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, उसके लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि टोटल तौर पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। जो पैसा खर्च किया जाए जो गरीब लोग हैं और बाकी कंट्रीज में उनके उत्थान के लिए, बजाय पैसा जो है न्यूक्लियर वेपन या मिलिट्री के उसमें क्रिएशन में खर्च किया जाए। और ये हमेशा से इंडिया की डिमांड रही है यूनाइटेड नेशंस में। वर्ल्ड पीस परमानेंटली रिमेन रहे, इंडिया के ये रहे कि क्या कहते हैं परमानेंट तौर पर हो दुनिया में शांति, ये इंडिया का प्राइमरी कंसर्न है उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी से। इंडिया हमेशा से एक्टिव रहा ताकि एक अच्छा हासिल कर सके एटमॉस्फेयर कोऑपरेशन का, ट्रस्ट का और अंडरस्टैंडिंग का नेशंस के बीच में। इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अब इंडिया के और कंट्रीज से रिलेशन कैसे थे? सबसे पहले देखते हैं रिलेशन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कैसा था। दोनों ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। जहां एक तरफ दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, वहीं बहुत सारे उनके अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले रिलेशंस में। यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल नहीं पसंद था कि इंडिया ने जो है किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और उसने एक्सेप्ट करी नॉन अलाइन पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद। दूसरा, उनको उम्मीद थी कि इंडिया जो है उनको ज्वाइन करेगा, पर इंडिया ने ज्वाइन किया नॉन अलाइन मूवमेंट अपने आर्थिक ग्रोथ के लिए। एक और कारण था कि फ्रेंडली या विदाउट आर्ग्यूमेंट एक तरह से रिलेशंस जो है इंडिया और यूएस के बीच में कभी जो है बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। वजह क्या थी कि जो यूएस पॉलिसी थी वो फेवर कर रही थी पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे जम्मू कश्मीर के केस में। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएस जो लीडिंग करती हुई पावर और मिलिट्री ब्लॉक थी उनको ज्वाइन किया, जबकि इंडिया ने अपनाई पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की। इसी तरह से कुछ ट्रीटीज थी जो न्यूक्लियर वेपन से संबंधित थी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना डिसएग्रीमेंट का इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को मजबूर करने की कोशिश करी, परसुएट करने की कोशिश करी कि वो साइन कर दे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट किया पोखरण राजस्थान में 1998 में, तो वो बहुत सीरियसली लिया गया और कुछ सैंक्शंस जो कि लगा दी गई इंडिया के अगेंस्ट
जो कि यूएस एडेड थी फाइनेंशियली और टेक्निकली। मतलब यूएस जो है फाइनेंशियल तौर पे और टेक्निकल तौर पे हेल्प कर रहा था इंडिया की, उसमें जो है उसने कुछ सैंक्शंस जो है उस पर एक तरह से रोक लगा दी, या उन पर जो है क्या कहते हैं, एक तरह से होता है ना कि आपको उनको नहीं पसंद था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करें, पर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो अब उसके उसमें जो है उन्होंने एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे कुछ सैंक्शंस जो हैं वो लगा दी उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला रिलेशंस में दोनों ही कंट्रीज के, जब टेररिस्ट अटैक हुआ न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सितंबर 11, 2001 को। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहा था कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक तौर पे काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। दोनों ही कंट्रीज जो है चाहती थी कि एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में बनी रहे। सितंबर 2014-15 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिट करी उन्होंने अमेरिका की, और वहां पर एड्रेस भी किया यूनाइटेड नेशंस को। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो कि चीफ गेस्ट थे इंडिया के 66th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की। इस तरीके से अमेरिका और इंडिया अब उनके काफी फ्रेंडली और जैसे कहते हैं ना बहुत ही अमिकेबल भी एक तरह से फ्रेंडली ही हुआ, बिना किसी तनाव के रिलेशंस हैं। ये जो इश्यूज थे टेररिज्म के, यही मेन कंसर्न्स हैं कंट्रीज के जो हेड हैं उनके लिए। फिर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और सोवियत यूनियन कैसी है। सोवियत यूनियन ने भी मदद करी इंडिया की काफी ज्यादा स्टैब्लिश करने में हेवी और की इंडस्ट्रीज को। सोवियत यूनियन ने जो है इंडिया की तरफदारी करी जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वीटो पावर जो है उसको भी एक्सरसाइज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि ये देखा जा सके कि जो प्रपोजल है इंडिया के अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर को लेकर वो जो है पास ना हो जाए। इस तरीके से रशिया और इंडिया इनके भी काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस हैं। इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सबसे पहले इंडिया का पाकिस्तान के साथ। इंडिया को जब आजादी मिली उसके फौरन बाद ही जो रिलेशन थे इंडिया और पाकिस्तान के वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, वैसे भी पहले से तनावपूर्ण थे। 3 बहुत ही शॉकिंग कहने चाहिए, दुखद कहने चाहिए, इस तरह के जो है वॉर्स हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1948, 65 और 71 में, और इन सभी वॉर्स में पाकिस्तान जो है वो हार गया। दोनों ही कंट्रीज के पास ताशकंद और शिमला ट्रीटी हुई, यानी कि संधि हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसको फॉलो नहीं किया। जितनी एक डिवोशन के साथ उसको करना चाहिए था उसने इसको फॉलो नहीं किया। 1999 में कारगिल वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ही कंट्रीज के जो हेड्स थे उन्होंने एक तरह से ईगरनेस दिखाई कि जितनी ज्यादा मतलब उत्तेजना दिखाई कि ज्यादा से ज्यादा जो इश्यूज हैं या सारे इश्यूज जो हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए बातचीत की मदद से, नेगोशिएशंस जो होते हैं यानी बातचीत की मदद से। फिर आता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस। इंडिया और चाइना के रिलेशंस की शुरुआत हुई थी 1954 में, जब चाइना ने अपनी बाउंड्री रीजन्स जो है वो मैप पर दिखाई। उससे क्या हुआ, जो रिलेशंस थे इंडिया और चाइना के बीच में वो खराब हो गए या डिस्टर्ब हो गए। इंडिया ने बहुत ज्यादा विरोध किया जब चाइना ने ज्यादा से ज्यादा रीजन्स जो हैं जो इंडिया को बिलोंग करते थे वो अपने को जो है कि उनके एरिया में आते हैं वो जो है उन्होंने मैप पे दिखाया। जो मैकमोहन बॉर्डर था जो कि बॉर्डर रीजन को दर्शा रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, उसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया और इससे और ज्यादा जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया 1962 में और उन रीजन्स पर कब्जा कर दिया जो कि उसने मैप में दिखाए थे। इंडिया ने भी अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे बॉर्डर रीजन्स पे ताकि इसको अपने आप को सेफगार्ड कर सके चाइना से। चाइना ने वॉर जो है खत्म किया और इस तरह से वॉर जो है वो फाइनली खत्म हो गया। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सारी मीटिंग्स हुई और कोई भी जो मीटिंग थी वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में चाइना और इंडिया का काफी कोऑपरेटिव और फ्रेंडली रिलेशंस रहे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया श्री जिनपिंग को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, उनको रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद की है वहां पर एक कर्टसी के तौर पर उनको जो है इनवाइट किया कि वो कर्टसी विजिट के तौर पे यहाँ पर आए। इंडिया बांग्लादेश जो है उसको फ्रीडम मिला काफी संघर्ष के बाद। 1971 में बांग्लादेश जो है इंडिपेंडेंट हुआ और सोवरेन कंट्री बना, क्योंकि पहले जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था।
अब क्योंकि एक ये नई उभरती हुई कंट्री थी, इसलिए इंडिया ने हेल्प करी बांग्लादेश को फाइनेंशियल तौर पर, टेक्निकल तौर पर और फिजिकली भी। उसने उसको इक्विपमेंट्स दिए ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। पर कुछ मुद्दे थे जो कि खड़े हो गए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे पानी के इस्तेमाल को लेकर गंगा नदी से या उसकी प्रॉपर चैनलाइजिंग करना, इसके बारे में बातचीत हुई दो कंट्रीज के बीच में। फ्लड के दौरान, साइक्लोन के दौरान या और कोई जो भी नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की। 2015 में एक कॉन्क्रीट तौर पे बातचीत हुई उन मैटर्स को लेकर जो कि खास तौर से जो ज्योग्राफिकल लैंड रीजन्स हैं उस पर डिस्प्यूट था, या फिर जो सिटीजनशिप है लोगों की उस पर लेकर बातचीत हुई। इंडिया भूटान एक बहुत ही पीसफुल और कॉर्डियल फ्रेंडशिप जो है ट्रीटी, वो साइन हुई इंडिया और भूटान के बीच में 1949 में। कॉर्डियल मतलब एक होता है मित्रतापूर्ण। भूटान जो है उसने इंडिया का साथ दिया सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज में, क्योंकि उसको इंडिया पे भरोसा था। इंडिया ने भी एश्योर किया कि वो भूटान की मदद करेगा टेलीकम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है भूटान गए थे 1958 में, और उसके बाद से इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो भी भूटान गए 1970 में। इंडिया ने भूटान की मदद करी कि वो जो है मेंबर बन सके यूनाइटेड नेशंस का 1971 में। कभी भी कोई भी ट्रबल्ड रिलेशन नहीं रहा इंडिया और भूटान के बीच में। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भूटान विजिट किया ईयर 2014 में और कहा कि इंडिया की प्रोजेक्ट्स जो है, जो भी उसकी प्रोग्रेस से तरक्की है, उसका डायरेक्ट असर होता है उनकी नेबरिंग कंट्रीज पे। जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे संबंधित जो भी कोऑपरेशन है वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी तौर पर किया गया। फिर है इंडिया श्रीलंका। जो रिलेशंस है इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो भी काफी पुराने हैं। बहुत सारे तमिलियंस जो इंडिया के हैं वो श्रीलंका चले गए और वहीं जाकर बस गए। इनकी सिटीजनशिप जो है वो मेन मुद्दा बना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पर लगातार बातचीत से वो भी बात हल हो गई। जो प्रॉब्लम है तमिलियंस की और जो एक शांतिपूर्ण वार्ता हुई तमिल ऑर्गेनाइजेशंस और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, वो सबसे पहली प्रायोरिटी थी इंडिया की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रबल्ड रीजन्स जो थे तमिलियंस के, जाफना में वहां विजिट किया 13 मार्च 2015 को। इन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी ताकि रिकंस्ट्रक्शन करा जा सके 27,000 घरों का और इन तमिलियंस को दोबारा बसाया जा सके। आज की डेट में इंडिया और श्रीलंका के काफी मित्रतापूर्वक रिलेशंस हैं। इंडिया नेपाल जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के, ये स्टार्ट हुए थे जब ट्रीटी साइन हुई थी ईयर 1950 में। इस ट्रीटी के अनुसार दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो सोवरेन मानी जाएंगी और वो अपनी जो रीजनल तौर पर यूनिटी है उसको प्रिजर्व करके रखेंगी। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है सिटीजन्स का उसको भी जो है दोनों कंट्रीज में जो है प्रिजर्व करके रखा जाएगा। इंडिया ने नेपाल की मदद करी सोशल तौर पे भी और इकोनॉमिक तौर पे भी। जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया विजिट करते हैं हायर स्टडीज के लिए। जो नदियां हैं वो बह रही हैं हिमालय से, वो भी कई क्षेत्रों से आती हैं होती हुई नेपाल के। इसी के कारण जब रेन होती है तो इंडिया पे बहुत ज्यादा असर आता है। इन फ्लड्स को रोकने के लिए इन रिवर्स के कारण बातचीत शुरू हो गई है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल ने एक बहुत ही ज्यादा तबाही वाला भूकंप जो है वो झेला, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8 रिक्टर स्केल पे। इसके कारण 8,000 लोग मारे गए थे। इंडिया ने जो है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वर्क में काफी मदद की उन इलाकों में जो कि अर्थक्वेक द्वारा अफेक्टेड थे। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन, इंडिया के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। इसने पूरी तरीके से मदद करी थी रिकंस्ट्रक्शन में अफगानिस्तान के, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और एजुकेशन तीनों में जो है अपना पूरा योगदान दिया था। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी इंडिया ने फाइनेंशियल तौर पे मदद की थी। जब नेचुरल कैलामिटीज आई तो इंडिया ने फाइनेंशियली हेल्प करी। जो कंस्ट्रक्शन है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट बिल्डिंग का वो भी इंडिया द्वारा ही किया गया है। फिर आता है इंडिया म्यांमार। इंडिया और म्यांमार यानी बर्मा, इसके भी काफी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। जब इंडिया को आजादी मिल गई तो जो म्यांमार था उसको भी इंडिपेंडेंस मिली 48 में। उस समय से रिलेशंस काफी मित्रतापूर्ण हैं
इंडिपेंडेंस के बाद से म्यांमार जो है उसने फाइनेंशियल एड मांगी इंडिया से। इंडिया ने उसकी मदद करी फौरन, और क्योंकि इंडिया चाहता था कि म्यांमार जो है वो भी फाइनेंशियल तौर पर साउंड रहे। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी मेनली वो है कि वर्ल्ड पीस होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंश्योर करती है कि फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशंस बने रहे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, पर हमेशा से राइज और फॉल रहा है इन रिलेशंस में कई सारे कारणों की वजह से।